समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ प्रमुख परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे क्या? जैसे कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या इसी प्रकार से बादलों का रंग श्वेत क्यों दिखाई देता है, खतरे का सिग्नल जो है लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकीर्णन शब्द का अर्थ होता है बिखरना। प्रकीर्णन शब्द का अर्थ होता है बिखरना। अब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें धूल, धुआं आदि के कण विद्यमान होते हैं, तब उन कणों के द्वारा प्रकाश को चारों दिशाओं में बिखेर दिया जाता है। इसी परिघटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसे क्या होता है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुआं आदि के कण विद्यमान रहते हैं और उन कणों के द्वारा प्रकाश के अधिकांश भाग को चारों दिशाओं में बिखेर दिया जाता है। इसी परिघटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है? बिखरना। अब अगर प्रकाश का प्रकीर्णन हो तो प्रकाश बिखरेगा, और प्रकाश को कौन बिखेरता है? माध्यम के कण। जिसे क्या बताए कि अगर मान लो कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरण यदि वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जो वायुमंडल में धूल, धुआं आदि के कण विद्यमान रहते हैं, उन कणों के द्वारा प्रकाश के अधिकांश भाग को चारों दिशाओं में बिखेर दिया जाता है। इसी परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, अर्थात प्रकाश का बिखर जाना। अब क्या होता है, यहां पर एक बात यह भी याद रखनी है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग के प्रकाश का। सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग के प्रकाश का, और सबसे कम प्रकीर्णन होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है किसका? लाल रंग के प्रकाश का। यहां लिख दे रहे, लाल रंग के प्रकाश का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के कण बैगनी रंग वाले प्रकाश को अधिक बिखेरते हैं, उसका प्रकीर्णन अधिक करते हैं, और जो माध्यम के कण है वह लाल रंग वाले प्रकाश को कम प्रकीर्णित करते हैं, अर्थात उनको कम ही बिखेरते हैं। अब यहाँ पर एक बात और जान लेनी है, बिना यह कॉन्सेप्ट क्लियर किए हमें यह बात समझ नहीं आएगी, इसलिए आइए थोड़ा सा और समझते हैं। क्या? पहली बात तो आप जान लो, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? इसको आप विब्योर शब्द से लिखते हैं। वाई, यहाँ पे वी फॉर क्या है? वी फॉर वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी। आई फॉर इंडिगो, इंडिगो मीन्स क्या? जामुनी। इसी प्रकार से ब्लू, बी फॉर ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। जी फॉर ग्रीन मीन्स हरा। वाई फॉर येलो, येलो मीन्स पीला। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी। और आर फॉर रेड, रेड मीन्स लाल। अर्थात यहाँ पर कितने रंग हो गए? 7 रंग। तो सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में क्या कहेंगे? वायलेट को बोलेंगे बैगनी, इंडिगो को जामुनी, ब्लू को नीला, ग्रीन को हरा, येलो को पीला और ऑरेंज को लाल। इसी प्रकार से आर फॉर रेड मीन्स लाल होता है, ऑरेंज मीन्स नारंगी, सॉरी। तो अब क्या हुआ, यहां पर सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं, और अगर कोई यह पूछे कि भाई इन 7 रंगों में सबसे अधिक प्रकीर्णन या बिखराव किसका होता है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक प्रकीर्णन या बिखराव होता है हमारे वायलेट अर्थात बैंगनी रंग के प्रकाश का, और सबसे कम प्रकीर्णन अथवा बिखराव होता है किसका? लाल रंग के प्रकाश का। और क्या होता है इसे मिला दे। पहले एक बात यहां पे और भी जाननी है, देखिए पहली बात तो आप ये जान लें कि कोई प्रकाश जो होता है, प्रकाश चलता है किसके रूप में? प्रकाश हमारा चलता है तरंगों के रूप में।
प्रकाश चलता है किसके रूप में? तरंगों के रूप में। किस तरंग के रूप में? तो आप जान लें कि प्रकाश चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। प्रकाश चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। और जितनी भी तरंगे होती हैं, जितनी भी तरंगे होती हैं, तरंगों के पास अपना क्या होता है? तरंगों के पास अपना तरंग दैर्घ्य होता है। तो प्रकाश चलता है तरंग के रूप में। किस तरंग के रूप में? आप बोलोगे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। और तरंगों के पास अपना क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। अब कोई के भाई तरंग दैर्घ्य क्या है? आप कहोगे तरंग दैर्घ्य का अर्थ क्या होता है? ध्यान दें, देखिए सिर्फ इतने की बात करें तो इसे आधा तरंग या आधा दोलन कहते हैं। सिर्फ इतने की बात करें, थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए यह सिर्फ आधा दोलन है और यह भी आधा दोलन है, तो यह दोनों मिला के क्या हो गया? एक पूरा दोलन हो गया। और किसी तरंग के एक दोलन को पूरा करने में उस तरंग द्वारा यह जितना विस्थापन तय किया जाता है, इसी विस्थापन को बोलते हैं क्या? उस तरंग का तरंग दैर्घ्य। अब कोई कहे भाई तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अब बोलना कोई तरंग जो है उस तरंग का यह आधा दोलन है और यह है पूरा दोलन। उस तरंग को अपना एक दोलन पूरा करने में जितना विस्थापन तय करना पड़ता है, वही विस्थापन कहलाता है उस तरंग का क्या? तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ। तो अभी हम समझे क्या? प्रकाश चलता तरंग के रूप में, और किस तरंग के रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, और उस तरंग के पास अपना तरंग दैर्घ्य होता है। अब ध्यान दें, अब क्या होता है, एक नियम जानना जरूरी है। यह नियम बहुत खास है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें माध्यम के कणों का आकार उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटा होता है, तब उस प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं वो सातों रंग अलग अलग तरह से प्रकटित होते हैं। अलग अलग तरह से प्रकटित का मतलब क्या है भाई? किसी रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा, किसी का कम होगा। जैसे कि बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होगा और लाल का क्या होगा? कम होगा। लेकिन यदि ऐसा हो कि प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करे जिसमें माध्यम के कणों का जो आकार है वह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा हो, तब क्या होगा? जब माध्यम के कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा रहेगा, उस कंडीशन में जो श्वेत प्रकाश रहेगा वह प्रकाश सदैव उस प्रकाश में जितने भी रंग हैं उन सभी रंगों का प्रकीर्णन एक समान रूप से होगा। यही बात बहुत जरूरी है। एक बार इसको पुनः बताते हैं क्या? यदि कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश कर रही है जिसमें माध्यम के कणों का जो आकार है वह उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा हो, जब कणों का आकार तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटा रहेगा तब उस प्रकाश में जो 7 रंग विद्यमान हैं उन सातों रंगों का प्रकीर्णन अलग अलग प्रकार से होगा। अलग अलग प्रकार से कहने मतलब क्या हुआ कि अलग अलग रंगों का प्रकीर्णन अलग तरीके से होगा। जैसे कि हमारे बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा और लाल रंग का कम होगा। लेकिन यदि ऐसा हो कि कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करी है जिसमें माध्यम के कणों का जो आकार है वह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा हो, जब माध्यम के कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा रहेगा, उस कंडीशन में क्या होता? उस कंडीशन में प्रकाश का प्रकीर्णन जो है एक समान प्रकार से होता है, अर्थात जो 7 रंग है सातों रंगों का एक समान प्रकार से प्रकरण होगा, किसी का कम ज्यादा नहीं होगा। यह बहुत जरूरी बात थी। आइए इतना समझने के बाद अब एक एक हेडिंग लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्या है? पहला है हमारा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अब ध्यान दें क्या होता है। पहली बात तो आप ये जान लें, यह हमारा पृथ्वी है, जैसे कि पृथ्वी है, इसको हम अर्थ लिख दे रहे हैं, अर्थ मीन्स पृथ्वी। और इस पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से है क्या? इस पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से विद्यमान है क्या? वायुमंडल। और वायुमंडल में रहते हैं क्या भाई? वायुमंडल में रहते हैं धूल धुआं आदि के छोटे छोटे कण। इस प्रकार से छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं।
पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल होता है और वायुमंडल में होते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे कण, किसके? धूल के, धुआं के, आदि के कण इस प्रकार से विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पे मान लो हमारा कौन है? यहाँ पे मान लो हमारा सूर्य है। जब सूर्य से, ध्यान देना, जब सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी की ओर चलती है, सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी की ओर चलती है, तो क्या होता है? पहले शुरुआत में उसको निर्वात मिलता है, शुरुआत में निर्वात मिलता है, और निर्वात में चूंकि कोई भी कण विद्यमान नहीं होता, निर्वात में जब कोई भी कण विद्यमान नहीं रहेगा, तब इस प्रकाश की किरण का निर्वात में किसी प्रकार का कोई प्रकीर्णन या बिखराव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यह प्रकाश की किरण, जैसे यह प्रकाश की किरण पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में चूंकि मिलते हैं क्या? वायुमंडल में इस प्रकार से छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, और उन कणों के द्वारा, उन कणों के द्वारा इस प्रकार से प्रकाश किरण को चारों दिशाओं में बिखेर दिया जाता है। इस प्रकार से प्रकाश की किरण जैसे ही निर्वात से आगे बढ़कर वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल के कणों के द्वारा प्रकाश के अधिकांश भाग को चारों दिशाओं में प्रकीर्णित कर दिया जाता है या बिखेर दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अभी बताए हैं कि भाई बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। तो क्या होगा? जब यहाँ पर बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, तो पूरा बैगनी और बैगनी के साथ साथ नीला भी, बैगनी के साथ साथ नीला भी, इनका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। तो बैगनी और नीला रंग जो है इस प्रकार से चारों दिशाओं में शीघ्र ही फैल जाता है। लाल का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए लाल रंग कम ही फैलता है। फैलता अधिक कौन है? बैगनी और नीला। जब बैगनी और नीला अधिक फैलेंगे तो हमें आकाश का रंग, या भाई पूरा आकाश में बैगनी या नीला रंग फैल जाएगा, तो क्या होगा? आकाश हमको बैगनी या नीला दिखाई देना चाहिए। फिलहाल बैगनी दिखाई नहीं देता, दिखाई देता कैसा? नीला। क्यों? आखिर अधिक फैलता है बैगनी, सेकंड नंबर पर नीला, इसके बावजूद भी बैगनी न दिखकर नीला ही क्यों दिखता है? इसलिए क्योंकि बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक तो होता है, लेकिन बैगनी रंग जो है इसकी तीव्रता नीले रंग की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। और जो हमारा नीला रंग है, नीले रंग की तीव्रता बैगनी की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। जब नीले की तीव्रता बैगनी की अपेक्षा अधिक रहेगी, तो आकाश जो है, आकाश में हमको नीला रंग ही दिखाई देगा। अगर ऐसा होता कि बैगनी रंग की तीव्रता नीले रंग वाले प्रकाश से अधिक होती, तब आकाश हमको दिखाई देता कैसा? बैगनी रंग का। फिलहाल चूंकि नीले की तीव्रता अधिक है, इसलिए नीला रंग ही हमको आकाश में दिखाई देता है। अगर इसको एक बार रिकॉल करें फिर से, तो क्या कहेंगे? कहेंगे जब पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, तो चूंकि वायुमंडल में छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, और उन कणों के द्वारा सूर्य के अधिकांश भाग को चारों दिशाओं में प्रकीर्णित कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि भाई बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो बैगनी और नीला रंग वायुमंडल में चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो इस प्रकार से हमें आकाश का रंग बैगनी या नीला दिखना चाहिए। किंतु क्या होता है कि बैगनी रंग जो है उसकी तीव्रता कम होती है, जबकि नीले की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए बैगनी न दिखकर हमको नीला रंग ही आकाश में दिखाई देता है। इस प्रकार से क्या हुआ? हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पर एक बात यह भी जान लेनी है कि यदि ऐसा होता कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल न होता, ये पृथ्वी है, और यदि ऐसा होता कि पृथ्वी के चारों तरफ न होता क्या वायुमंडल, ये मान लो कि पृथ्वी के चारों वायुमंडल नहीं होता, जब पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल न होता, तब अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से ऊपर आसमान की ओर देखता, तब उसको आसमान या आकाश का रंग दिखाई देता कैसा? काला। ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई पूछे कि यदि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल ना होता, उस कंडीशन में आपको आकाश का रंग कैसा दिखता? आप कहेंगे नीला। या इसी को इस प्रकार से भी कहते हैं, जब कोई मतलब कि बहुत ऊंचाई से देखेगा, अंतरिक्ष से देखेगा, तो अंतरिक्ष से क्या होता है? अंतरिक्ष से हमें आकाश का रंग काला ही दिखाई देता है। और अगर यह पूछे कि भाई क्यों काला दिखाई देता, तो आप कहोगे भाई क्या होता है कि वायुमंडल रहेगा, तो वायुमंडल तो प्रकाश की किरणों को, वायुमंडल में जो कण है उन कणों के द्वारा तो प्रकाश के भाग का प्रकीर्णन होता है, लेकिन जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो प्रकीर्णन के अभाव में नीला न दिखकर हमारा आकाश दिखेगा कैसा?
काला, ये बात याद रखनी है। चलें इसी क्रम में देखते हैं क्या कि बादलों का रंग श्वेत क्यों दिखाई देता है। ये दूसरा है, बादलों का रंग श्वेत क्यों दिखाई देता है, श्वेत मीन्स सफेद क्यों दिखाई देता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, पहली बात तो बादल का निर्माण किससे होता है। बादल का निर्माण किससे होता है, जलवाष्प से होता है। जो समुद्र आदि का जल होता है या जो पृथ्वी पर किसी भी जल स्रोत से जो जलवाष्प बनता है, वही जलवाष्प ऊपर जाकर आकाश में बादल के रूप में दिखाई देता है। तो आप याद रखें, अगर कोई कहे कि बादल का निर्माण किससे होता है, आप कहो कि भाई बादल का निर्माण जलवाष्प से होता है। जलवाष्प में से क्या, जो जल का बना है वाष्प, उसे जलवाष्प बोलते हैं। अब क्या होता है, जो जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प के कणों का आकार इस धूल धुआं, ये धूल धुआं के कण है, तो धूल आदि के कणों की अपेक्षा, ये धूल के कण हैं, धूल के कण बहुत छोटे होते हैं। धूल के कणों की अपेक्षा जो हमारा जलवाष्प होता है, जलवाष्प के कण होते हैं क्या, बहुत बड़े। अब याद रखें आप, भाई अगर कोई बात कहे कि भाई बताओ धूल का कण बड़ा है कि जलवाष्प का, आप कहोगे भाई धूल या धुआं आदि के कणों की अपेक्षा जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प के कण होते हैं बहुत बड़े, और उन्हीं जलवाष्पों से होता है बादल का निर्माण। अब क्या है, इसके कहने मतलब ये हुआ कि अगर बादल आकाश में दिखाई देगा, तो बादल दिखाई देगा तो बादल का निर्माण जलवाष्प से होगा, और जिन जलवाष्पों से बादल का निर्माण होता है, उन जलवाष्पों के कणों का आकार धूल आदि के कणों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। जब जलवाष्प के कण बड़े रहेंगे तो क्या होगा, ध्यान दें, ये मान लो हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, और इस बार हम ये मान रहे हैं, इस बार वायुमंडल में उपस्थित हैं क्या, इस बार ये वायुमंडल में उपस्थित हैं इतने बड़े बड़े अर्थात जलवाष्प के कण, और यही जलवाष्प बनाएंगे क्या, बादल। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से बादल छाया हुआ है, और इस बादल का निर्माण हुआ है इन जलवाष्प के कणों से। अब क्या होगा, अब यदि सूर्य का प्रकाश, अब यदि सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, इस बार जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तब सूर्य के प्रकाश को मिलेगा क्या, भाई सूर्य के प्रकाश को मिलेंगे इतने बड़े बड़े बादल या जलवाष्प के कण। अब जलवाष्प के कणों का आकार क्या दिख रहा है भाई, अब ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में, सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में इन जलवाष्पों या बादलों के जो कण हैं वो बहुत बड़े हैं। और आपसे क्या बताए थे, पहली बात तो सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है, भाई सूर्य के प्रकाश का रंग श्वेत होता है, सूर्य के प्रकाश का रंग श्वेत होता है। अब क्या होगा, जब सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से बादलों में प्रवेश करेगा, तो जो बादलों का निर्माण जलवाष्पों से हुआ है, उन जलवाष्पों के कण इतने बड़े होते हैं, अर्थात उनके तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। जब तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़े रहेंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग विद्यमान है, उन 7 रंगों का प्रकीर्णन एक समान प्रकार से होगा। एक समान प्रकार से मतलब यह हुआ कि जितने भी रंग है, हर रंग का प्रकीर्णन बराबर होगा, किसी का कम ज्यादा नहीं होगा। जब सबका प्रकीर्णन समान प्रकार से होगा, तो जब सबका प्रकीर्णन समान प्रकार से होगा, तो जो सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है, वह श्वेत रंग का ही रह जाएगा। जब श्वेत रंग का ही रह जाएगा, तो हमको बादल क्या होगा, सफेद दिखाई देगा। कहने मतलब क्या हुआ, अगर प्रकीर्णन अलग अलग रंगों का अलग अलग प्रकार से होता, जिसका प्रकीर्णन अधिक होता वह रंग बादल में दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे चूंकि माध्यम के कणों का आकार उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए सभी प्रकार के रंगों का प्रकीर्णन समान प्रकार से हो रहा है। जब सभी प्रकार के रंगों का प्रकीर्णन समान प्रकार से होगा, उस कंडीशन में सारे रंग एक समान रूप से बिखरेंगे, तब कोई कम ज्यादा दिखेगा नहीं, सब बराबर दिखेंगे। और हम जानते हैं कि 7 रंगों का संयुक्त प्रभाव कैसा होता है, 7 रंगों का संयुक्त प्रभाव श्वेत होता है, इसीलिए जब बादल छाया रहता तो उनको बादल का रंग दिखाई देता कैसा, श्वेत या सफेद। तो ये रहा, तब आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः बताएं तो हम कहेंगे क्या, अगर माध्यम के कण छोटे होते या जलवाष्प के कण छोटे होते, तब प्रकीर्णन सभी रंगों का अलग अलग प्रकार से होता। जब अलग अलग प्रकार से होता, तो जिसका प्रकीर्णन अधिक होता वही रंग बादल में दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर चूंकि माध्यम के कणों का आकार बड़ा है, इसलिए सबका प्रकीर्णन समान प्रकार से हुआ, और प्रकीर्णन समान प्रकार से होगा
तो सब एक समान रूप से फैलेंगे और सबका संयुक्त प्रभाव श्वेत रहेगा, इसलिए हमें बादलों का रंग क्या होता है, श्वेत दिखाई देता है। अब इसी तरह से खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है, ये भी जान लें, खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है। देखिए यहाँ पे हम एक सिग्नल बना भी दे रहे हैं, ये मान लीजिए, ये मान लें कि खतरे का सिग्नल है, सॉरी, ये मान लें कि खतरे का सिग्नल है और ये कैसा है, इसका रंग भी चेंज कर दे रहे हैं, ये लाल रंग का बना दे रहे हैं। ये मान लो खतरे का सिग्नल है लाल रंग का। अभी हमें पता है क्या कि भाई लाल रंग जो है ये खतरे का सिग्नल है लाल रंग का। हमें पता है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और इसके अलावा अन्य जितने भी रंग हैं उनका प्रकीर्णन अपेक्षाकृत क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि लाल रंग के अलावा खतरे का सिग्नल मान लो कि हम बैंगनी रंग का कर दिए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का न करके मान लीजिए कि कर दें किस रंग का, बैंगनी रंग का। अगर खतरे का सिग्नल बैंगनी रंग का रहेगा तो क्या होगा, खतरे का सिग्नल बैंगनी रंग का रहेगा तो वह जो बैंगनी रंग का प्रकाश है वह थोड़ी ही दूरी में पूरा बिखर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रकीर्णन होता है क्या, बहुत ज्यादा। अगर बैंगनी रंग का प्रकाश, अगर बैंगनी रंग का यहाँ पे बैंगनी रंग का लगा देंगे क्या खतरे का सिग्नल, या नीले रंग का लगा देंगे सिग्नल, तो क्या होगा, बैंगनी या नीला आदि रंग का सिग्नल लगाएंगे तो उनसे निकलना जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होगा। जब प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो वह थोड़ी ही दूरी में पूरा बिखर जाएगा और अधिक डिस्टेंस नहीं तय कर पाएगा। दूर स्थित किसी प्रेक्षक को वह प्रकाश दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि भाई शीघ्र ही वह थोड़ी ही दूरी में पूरा बिखर जाएगा, फैल जाएगा। तो लाल रंग लगाने से फायदा क्या है, अरे हमें पता भाई लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, जिसका प्रकीर्णन कम होगा वह अधिक डिस्टेंस तय करता है। जैसे कि यहाँ पे लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा तो यह बिखरेगा नहीं, जब यह प्रकाश बिखरेगा नहीं, प्रकीर्णन कम होगा तो बिखरेगा नहीं, जब बिखरेगा नहीं तो दूरी अधिक तय करेगा, दूरी अधिक तय करेगा तो किसी दूर स्थित प्रेक्षक को वह रंग स्पष्ट दिखाई देगा। तो इससे क्या फायदा होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लाल रंग का खतरे का सिग्नल लगाएंगे तो चूंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम ही होता है इसलिए वह लाल रंग अधिक डिस्टेंस तय करेगा और किसी दूर स्थित प्रेक्षक को वह दूर से ही दिखाई देगा, जिससे कि कोई खतरा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो कि बैंगनी नीला ये सब रंग लगा दे तो इनका प्रकीर्णन चूंकि बहुत ज्यादा होता है और ये सारे रंग जो है खतरे के सिग्नल के पास ही पूर्ण रूप से बिखर जाएंगे, अधिक डिस्टेंस तय नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, किसी दूर स्थित प्रेक्षक को दिखाई देगा नहीं। इस प्रकार से खतरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब था। तो ठीक है, धन्यवाद।